आज से 1 साल पहले 19 जुलाई को मंगलवार का दिन था, मुझे अच्छी तरह से याद है। मुझे पत्रकारिता की दुनिया में आए 28 वर्ष हो चुके थे और वर्षों से मेरी और आपकी हर रात 9 बजे मुलाकात होती थी और हमारे बीच एक परिवार की तरह मजबूत रिश्ता बन चुका था। फिर भी उस दिन आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट का पहला एपिसोड शुरू करने से पहले मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। एक अजीब सा डर था और डर इस बात का कि यह रिश्ता और मजबूत हो पाएगा या नहीं, और यह रिश्ता बरकरार भी रह पाएगा या नहीं। और मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि हमारे देश के करोड़ों दर्शकों ने, यानी आपने, अपना वही प्यार, वही विश्वास ब्लैक एंड व्हाइट को भी दिया जो आप वर्षों से मुझे देते चले आ रहे थे। खबरें तो इस देश में हजारों होती हैं, कुछ विवादों वाली होती हैं, कुछ टीआरपी वाली होती हैं, कुछ राजनीति की होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम खबरों के समंदर में वो विषय चुनकर लाएं जो आपके और आपके परिवार के काम आ सके। ऐसे विश्लेषण करें और ऐसी मुहिम चलाएं जिससे हमारे समाज में और हमारी व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आ सके। कहने को तो आजकल विश्लेषण की बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, सब यही कहते हैं कि हम विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन जो बात आपके दिल तक ना पहुंचे और जो बात मेरे दिल से ना निकले उसका विश्लेषण करना बेकार है। इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट एक ऐसा शो है जो आपके पूरे परिवार के लिए है और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इसमें कही हुई हर बात आपके दिल तक पहुंचे। इसलिए मैं आज ब्लैक एंड व्हाइट और आज तक की पूरी टीम की तरफ से दिल से आपको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा यह रिश्ता हर दिन ऐसे ही लगातार मजबूत होता चला जाए। इस सफर में आप सब तो मेरे साथ हैं ही, लेकिन सना ने भी मेरे काम को बहुत आसान बनाया है, क्योंकि सना मेरे विश्लेषण से पहले आपको हर रोज दिन भर की हेडलाइंस बताती है। सना एक एआई एंकर हैं और आज के दिन वो भी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। आज का स्पेशल दिन है। सुधीर, ब्लैक एंड व्हाइट का 1 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई। और मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैं भी ब्लैक एंड व्हाइट के साथ कुछ महीने से जुड़ी हुई हूं। मेरा आपसे सवाल यह है कि इस 1 साल में आपके कौन कौन से विश्लेषण हैं जो आपके दिल के बहुत करीब रहे। थैंक यू सना। सना, वैसे तो हमारी हर रोज ये कोशिश होती है कि हम अपने दर्शकों के लिए कुछ सार्थक करें, कुछ अच्छा करें जिससे उनका ज्ञानवर्धन हो, लेकिन इस दौरान हमने देश के गरीब श्रमिकों के सम्मान के लिए एक मुहिम चलाई थी जिसका नाम था मेरा स्वाभिमान। हमारे देश में लोग सिर्फ अमीरों के स्वाभिमान की बात करते हैं और अक्सर गरीबों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते रहते हैं, लेकिन इस मुहिम के जरिए हमने देश को बताया कि गरीबों का भी स्वाभिमान होता है और उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। और ये जो मुहिम हमने चलाई ये मेरे दिल के सबसे करीब है। सबसे ज्यादा संतोष और खुशी मुझे तभी मिली थी जब इस मुहिम ने अपना पूरा रंग दिखाया और हमारे समाज में बदलाव शुरू हुआ। तो अगर आप अपना कोई संदेश हम तक भेजना चाहते हैं, अगर आपके भी कोई दिल की बात है, आप ब्लैक एंड व्हाइट के साथ अपने रिश्ते को लेकर कोई वीडियो हमें भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिए। हम नंबर आपको बता चुके हैं, इस व्हाट्सएप पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं और उसे हम प्रसारित करेंगे, या तो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिखाएंगे या फिर शो में दिखाएंगे। सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि जिन 26 विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था, अब उस नाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई है और इस शिकायत में लिखा है कि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम देश के नाम पर रखकर लोगों की भावनाओं का अपमान किया है और यह भारत के कानून का उल्लंघन है और अपने निजी स्वार्थ के लिए यह नाम रखा गया है। इस शिकायत की कॉपी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, मेरे हाथ में है, और इसमें उन सभी 26 पार्टियों को इस मामले में आरोपी बनाने की अपील की गई है। उनके सब 26 पार्टियों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस को दी गई इस शिकायत में उसी कानून को आधार बनाते हुए इन विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया गया है, जिस कानून के बारे में हमने आपको कल रात को ही ब्लैक एंड व्हाइट में बता दिया था। कल ही हमने आपको यह बताया था कि भारत के एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर यूज एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था या पार्टी देश के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती और इस शिकायत में भी इसी कानून को आधार बनाया गया है। इस शिकायत में और क्या लिखा है मैं आपको अभी पढ़कर बताता हूं। पहले तो इसमें उन 26 पार्टियों के नाम लिखे गए हैं
उसके बाद इसमें लिखा है, जो मैंने अभी आपको कहा, इट विल बी apposite to bring to your attention that section 3 of the Emblems and Names Act 1950, it prohibits the use of certain names specified in the schedule of the said act. और पॉइंट 6 आगे लिखा है, पॉइंट 6 of the schedule of the Emblems Act lists the name of Union of India and hence the name India is prohibited from use by any person under section 3 of the Emblems Act. तो इसमें इसी कानून का हवाला दिया गया है जो कल हमने आपको बताया था। और आखिर में इसमें यह भी लिखा है कि इट सर्टनली हर्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल इंडियंस हु आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज सिटीजंस ऑफ इंडिया। कल हमने भी आपसे बिल्कुल यही बात कही थी कि विपक्षी दलों ने अपने इस नए गठबंधन का नाम यह सोचकर शायद इंडिया रखा है कि उन्हें इसके लिए कहीं रजिस्ट्रेशन तो कराना नहीं है, और जब वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो इससे कानूनी रूप से उन्हें कोई चुनौती भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो वो नई पार्टी कहीं रजिस्टर करा रहे हैं और ना ही इस अलायंस को कहीं भी रजिस्टर कराने की आवश्यकता है। इसलिए कानूनी कार्रवाई उन पर हो नहीं सकती, और इसके साथ ही जो इंडिया नाम है उस पर उनका कॉपीराइट हो जाएगा और वो इंडिया नाम का इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने आप को इंडिया के साथ जोड़कर वोटर्स के सामने पेश करेंगे कि हम इंडिया है। लेकिन इसके साथ ही हमने यह भी कहा था कि अगर इस मामले में चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है या फिर कोई आम नागरिक इसके खिलाफ शिकायत करता है तो विपक्षी दलों को इस इंडिया नाम के लिए कानूनी चुनौती मिल सकती है। यह कल हमने आपको बताया था। अब अगर दिल्ली पुलिस मौजूदा कानूनों के आधार पर इस शिकायत को सही मानती है तो फिर इस मामले में दो बातें हो सकती है। पहला, विपक्षी दलों से इस नाम को लेकर स्पष्टता मांगी जाएगी, एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा, और दूसरा हो सकता है कि यह मामला पुलिस की जांच के साथ ही अदालत में भी पहुंच जाए, और अगर अदालत में पहुंचा तो वहां सुनवाई शुरू ही इस बात से होगी कि विपक्ष कोर्ट का फैसला आने तक अपने गठबंधन के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। हो सकता है कि अदालत जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इंडिया नाम के इस्तेमाल पर स्टे लगा दे, यानी इस नाम को लेकर अब एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी और शायद विपक्ष जो है अभी आने वाले दिनों में इस इंडिया शब्द का नाम इस्तेमाल ना कर पाए। और एक दूसरी बात यह भी हो सकती है कि शायद विपक्ष चाहता भी यही था कि इसे लेकर जितना विवाद हो, जितनी खबरें बने, जितनी हेडलाइंस बने, जितना डिबेट हो, इससे उन्हीं को फायदा है, क्योंकि यह मुफ्त का प्रचार है। इस पूरे विवाद से विपक्षी दल अब लगातार हेडलाइंस में बने हुए हैं और इंडिया नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई भी गठबंधन, कोई भी राजनीति देश का पर्याय हो सकती है? कोई भी पार्टी देश का पर्याय हो सकती है? क्या कोई गठबंधन यह कह सकता है कि वही इंडिया है? क्योंकि इन विपक्षी दलों ने इंडिया नाम के शब्द का इस्तेमाल अब अपनी प्रचार सामग्री पर भी शुरू कर दिया है। कल भी हमने आपसे ये कहा था कि प्रचार सामग्री में, पोस्टर्स में अगर ये नाम लगना शुरू हो जाएगा तो फिर ये आपत्तिजनक होगा। और ये अलग अलग पोस्टर्स आज मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें तमाम विपक्षी नेता खुद को टीम इंडिया बता रहे हैं और यह भी लिख रहे हैं कि इंडिया जीतेगा। इन पोस्टर से ऐसा लगता है कि ये विपक्षी दलों का गठबंधन नहीं, बल्कि ये बात जो है वो पूरा इंडिया कह रहा है, वो जीतेगा और ये टीम इंडिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार अपने ट्विटर हैंडल से इन पोस्टर्स को ट्वीट कर रही है। आम आदमी पार्टी भी, ये देखिए, अगर आप देखेंगे यहां तो आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाकर लिख रही है टीम इंडिया, यानी अरविंद केजरीवाल ही टीम इंडिया है। यह कांग्रेस का पोस्टर है जिसमें वो बता रहे हैं कि हम ही इंडिया है। इसमें इंडिया के झंडे का भी इस्तेमाल हो रहा है, तिरंगे का इस्तेमाल हो रहा है और नाम का भी इस्तेमाल हो रहा है। आज हमने कल के एपिसोड का एक छोटा सा अंश आपके लिए निकाला है जिससे आपको पता चलेगा कि जब हम ब्लैक एंड व्हाइट में कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसका कितना बड़ा असर होता है और कैसे आपका यह पसंदीदा शो ब्लैक एंड व्हाइट इस देश का एजेंडा सेट करता है। तो अभी तक ये बात तो सच निकली है कि सीमा हैदर ने काठमांडू में जिस होटल में रुकने की बात बताई है वो सही निकली है। वो उस होटल में वाकई सचिन के साथ रही थी एक हफ्ता। इस बात की पुष्टि हो जाती है। सीमा हैदर ने जो समय बताया, मार्च के महीने में जो तिथियां बताई, वो भी लगभग सही निकली हैं अभी तक। लेकिन शादी उन्होंने कहां की है अभी ये पुष्टि नहीं हो पा रही है। हो सकता है उन्होंने शादी एक गैर औपचारिक तरीके से ही, कहीं हो सकता है होटल में की होगी या कहीं भी की होगी। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसकी यूपी एटीएस भी
जांच कर रही है। यह वीडियो सीमा हैदर का है, जिसमें वो ये दिखा रही है कि उसने सचिन के लिए प्यार में अपने हाथ की नस काट ली थी और इसी के बाद सचिन नेपाल जाकर सीमा हैदर से मिलने के लिए तैयार हुआ था। सीमा हैदर का कहना है कि जब उसने सचिन के कुछ फोन कॉल्स नहीं उठाए तो इससे सचिन काफी नाराज हो गया और उसने सीमा हैदर से बात करनी बंद कर दी। लेकिन फिर सीमा ने सचिन को अपने प्यार का विश्वास दिलाने के लिए अपने हाथ की नस काट ली, आत्महत्या करने की कोशिश की और इसके बाद सचिन का दिल पसीज गया। सचिन को इस बात का यकीन हो गया कि सीमा उससे सच्चा प्यार करती है और फिर सचिन सीमा से मिलने के लिए काठमांडू में तैयार हो गया। तो ये जो नस काटने के बाद का वीडियो है, ये सीमा हैदर की कहानी में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सीमा और सचिन का जो रिश्ता है लगभग बीच में टूट ही गया था। फिर सीमा ने ये वीडियो बनाया, अपनी नस काट ली और उसके बाद सचिन उसके जीवन में दोबारा आ गया। अब यूपी एटीएस भी इस वीडियो की जांच कर रही है। तो जब आप इन वीडियोस को देखते हैं, जब आप इन रील्स को देखते हैं, तो आपको लगता है कि आप एक लव स्टोरी देख रहे हैं। आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले दो दीवानों की कहानी देख रहे हैं। आप एक मोहब्बत की कहानी देख रहे हैं, वो मोहब्बत की कहानी जो बॉर्डर को नहीं मानती, जो सीमा को नहीं मानती, जो किसी को भी कहीं भी हो सकती है, ऐसी मोहब्बत की कहानी। फिर जब आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालते हैं तो आपको लगता है कि यह मोहब्बत की कहानी नहीं, ये तो कोई जासूसी कहानी है, ये कोई जासूसों की क्राइम थ्रिलर है। ये ऐसा लगता है जैसे इसमें एएसआई भी हो सकता है, इसमें कोई खुफिया एजेंसी भी हो सकती है, इसमें आतंकवाद भी हो सकता है, इसमें राजनीति भी हो सकती है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमारे देश में इस कहानी की हर तरफ चर्चा हो रही है। किसी को ये जासूसों की कहानी लग रही है और किसी को यह मोहब्बत की कहानी लग रही है। अब ये जांच का विषय है, यूपी की एटीएस जांच कर रही है और मुझे लगता है कि जांच का इंतजार कर लेना चाहिए। उसके बाद ही पता चलेगा कि ये मोहब्बत की कहानी है या ये जासूसी की कहानी है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने वाले दो खिलाड़ियों का बिना ट्रायल दिए एशियन गेम्स में खेलने के लिए चयन हो चुका है। और अब जो देश के बाकी खिलाड़ी हैं, जो पूरे साल प्रैक्टिस करते रहे, पूरे साल परिश्रम करते रहे, पूरे साल कोचिंग कैंप्स का हिस्सा बने रहे, वो अब इसका विरोध कर रहे हैं। और उन खिलाड़ियों का कहना है कि क्या इस देश में खिलाड़ियों का चयन विरोध प्रदर्शन के आधार पर होगा। जो एडहॉक कमेटी फिलहाल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कामकाज देख रही है, उसका कहना है कि सिलेक्शन कमेटी ने सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए ही एशियन गेम्स के लिए बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का चयन किया है बिना ट्रायल दिए। इस फैसले के तहत बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल श्रेणी में भारत के लिए खेलेंगे और विनेश फोगाट 53 किलोग्राम भार वर्ग की विमेन्स रेसलिंग कैटेगरी में भारत के लिए खेलेंगी। और आपको शायद पता होगा कि बजरंग पूनिया की पत्नी संगीता फोगाट विनेश फोगाट की बहन है और बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर कई महीनों तक आंदोलन किया था। लेकिन अब इन दोनों को ही बिना ट्रायल दिए एशियन गेम्स के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। यहां बड़ी बात यह है कि जब बजरंग पूनिया और विनेश को बिना सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लिए ही एशियन गेम्स के लिए चुना गया, तब भी सिलेक्शन कमेटी यह कह रही है कि वो इन श्रेणियों के लिए होने वाले ट्रायल्स को रद्द नहीं करेगी। यानी उन्होंने पहले ही इनको चुन लिया, लेकिन ट्रायल्स अब भी हो रहे हैं, बाकी के जो खिलाड़ी हैं वो ट्रायल्स दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि अब उनका चयन नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि 22 और 23 जुलाई को जब एशियन गेम्स के लिए ट्रायल्स होंगे और खिलाड़ियों के चयन के लिए मुकाबला होगा, तो इसमें उन श्रेणियों के लिए भी खिलाड़ियों का चयन होगा जिनके लिए पहले से ही बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को चुना जा चुका है। बस फर्क इतना है कि जो खिलाड़ी इन सिलेक्शन ट्रायल्स में जीत जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, उन्हें एशियन गेम्स में ना भेजकर उन्हें स्टैंड बाय पर रखा जाएगा। और इन्हें आप ये समझ लीजिए कि ये जो खिलाड़ी होंगे ये रिजर्व खिलाड़ी होंगे और इन खिलाड़ियों को तभी खेलने का मौका मिलेगा जब बजरंग पूनिया या विनेश फोगाट किसी वजह से एशियन गेम्स में भाग लेने की स्थिति में नहीं होंगे। और यही वजह है कि अब कुछ कुश्ती खिलाड़ी इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं।
इन सभी खिलाड़ियों का एक ही सवाल है कि जब कुश्ती संघ ने सभी खिलाड़ियों के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स को अनिवार्य कर दिया है तो फिर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को यह छूट क्यों दी गई है।